ओके आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने पहले फंक्शंस पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, राइट। बट फंक्शंस एक्चुअली क्या होता है और फंक्शंस के पीछे की जो कहानी है जिसको हम लोग रिलेशंस कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर पोर्शन को स्किप कर देते हैं। उसका कारण है कि बहुत उस तरह के ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि रिलेशंस एक टफ चैप्टर है। उसको देख के जो रिलेशंस का कंस्ट्रक्शन होता है ना, किसी भी बुक में जो रिलेशन का कंस्ट्रक्शन होता है वो देख के बहुत सारे स्टूडेंट्स डर जाते हैं। जो सिंबल होता है थोड़ा सा उसको देख के, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो उन सारे मिसकंसेप्शंस को हम लोग दूर करेंगे आज के क्लास में, क्योंकि आज हम लोग रिलेशंस एंड फंक्शंस का ये दूसरा क्लास है। बट जो पहला क्लास था रिलेशंस एंड फंक्शंस का, उसमें हम लोगों ने एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ा था जिसको हम कहते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। और वो इसलिए हमने पढ़ा क्योंकि पूरा फंक्शंस, पूरा रिलेशंस और उसके बाद फंक्शंस इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पे आधारित है। ठीक है, तो देखते हैं, अब थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं हम लोग कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है। अब दो सेट्स ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ए क्रॉस बी, ये क्या होता है? ऑल, या इस तरह से कर लीजिए एक्स वाई सच दैट x belongs to A and y belongs to B। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि a set of all possible ordered pairs of the elements in A and B, यही होता है। जितने सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं सेट्स ई और बी, ए और बी के एलिमेंट्स को मिला के, वही सब होता है ऑर्डर्ड पेयर्स। अब ए क्रॉस बी का मतलब है कि यहाँ पे एक्स जो है वो ए का कोई एलिमेंट होना चाहिए और वाई जो है बी का कोई एलिमेंट होना चाहिए। तो ये हमने देखा था कि ऑर्डर्ड पेयर्स इसको कहते हैं। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल कब होते हैं? जब दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स बराबर हों और सेकेंड एलिमेंट्स बराबर हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इफ x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 0, then find x, या ऐसा कहें कि find all the values of x। कैसे आप निकालेंगे? अभी आपने सुना कि ऑर्डर्ड पेयर्स जब इक्वल होते हैं तो किस केस में? टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ their corresponding first elements are equal and their corresponding second elements are equal, right? So if this particular ordered pairs are equal, that means x plus 1 is equal to 2 and x square minus 1 is equal to 0। यहाँ से x is equal to minus 1, माफ करिएगा 1, और यहाँ से x is equal to plus minus 1। So all possible values of x कितना आया? 1 और minus 1। ठीक है, चलिए भाई, तो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का कॉन्सेप्ट्स और ऑर्डर्ड पेयर का कॉन्सेप्ट्स। अब हम लोग चलते हैं रिलेशंस के तरफ, और रिलेशंस को करने के बाद हम लोग फंक्शंस के तरफ चलेंगे। चलिए, अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि फंक्शंस को हम लोग थोड़ा सा डिफाइन ही करेंगे यहाँ पे इस क्लास में, क्योंकि कैलकुलस में भी हम लोग को फंक्शंस लगभग पूरा का पूरा पढ़ना है। अब यहाँ पे मैं क्यों कह रहा हूँ कि हम फंक्शंस थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, इसका ये कारण है कि फंक्शन आप आगे जाके देखेंगे कि एक तरह का रिलेशन ही होता है। फंक्शन इज ए टाइप ऑफ रिलेशन। तो इसीलिए फंक्शन आपको अभी समझना ज़रूरी है, जिससे कि आप ये पता कर सके कि एक्चुअली फंक्शंस आया कहाँ से है। फंक्शंस के पीछे का, जैसा कि मैंने क्लास के शुरुआत में कहा था कि जो बैकग्राउंड होता है उसके पीछे का, वो क्या होता है। सो फॉर दैट ओनली वी आर गोइंग टू एक्चुअली डू फंक्शंस, बट अ लिटिल बिट।
not in a wider sense, and we are going to do functions in full as whole when we start calculus, क्योंकि वहाँ भी हम लोगों को फंक्शंस लगभग पूरा का पूरा पढ़ना है, तो फंक्शंस डिफाइन करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के ग्राफ्स और उनके डोमेन रेंजेस को हम लोग देख लेंगे। चलिए, डोमेन रेंजेस किसको कहते हैं अब थोड़ी देर में आप समझेंगे, आपको पता चलेगा। शुरू करते हैं हम लोग रिलेशंस। अब डेली लाइफ में हम लोग रिलेशंस का मतलब जो होता है आप सबको पता है, राइट? ब्रदर सिस्टर, इस तरह के रिलेशंस होते हैं, मदर सन, फादर डॉटर, तो ये सारे के सारे एक डेली लाइफ का रिलेशनशिप है। मैथमेटिक्स में रिलेशन ऑल्सो एग्जिस्ट्स, बट दैट रिलेशन प्लेज अ पर्टिकुलर पार्ट इन मैथमेटिक्स। इट इज नॉट लाइक द डेली रिलेशनशिप्स इन आवर लाइफ। उस तरह का ये रिलेशन नहीं होता, ये थोड़ा सा हट के होता है। आपको पता है ये मैथमेटिक्स है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड है। मैथमेटिक्स इज बेसिकली एन एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड inside which you can consider mathematics as an abstract universe. Inside there are so many stars and planets and galaxies and all those things are abstract. तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले कि मैथ्स में रिलेशंस होता क्या है, एक्चुअली डिफाइन करते हैं उसको। आई होप आप सबको ये पता होगा कि सबसेट्स किसको कहते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सारा कुछ आप सबको पता होगा, मुझे उम्मीद है। अब अभी आपने देखा कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है किसी दो सेट ए और बी का, दैट इज ए क्रॉस बी, वो क्या होता है? वो एक सेट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट ए एंड बी इज अ सेट which contains all the possible ordered pairs of the elements from A and B। ठीक है, अब यहां पे मैंने एक इंपॉर्टेंट वर्ड आपको कहा है इस सेंटेंस में कि ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, वो सारे के सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। लेकिन रिलेशंस में ऐसा नहीं होता है। आप देखेंगे कि जो रिलेशन होता है किसी पर्टिकुलर सेट से किसी पर्टिकुलर सेट में, वो भी एक्चुअली कार्टेशियन प्रोडक्ट ही होता है, बट वहां पे ऑल पॉसिबल पेयर्स नहीं होता है। वहां पे एलिमेंट्स के बीच में कुछ ऐसा पर्टिकुलर कनेक्शन होता है, उसी कनेक्शन के तहत वो एलिमेंट्स बस कनेक्ट हो सकते हैं। उसी कनेक्शन के अकॉर्डिंग अ रिलेशन क्रिएट्स ऑर्डर्ड पेयर्स, आउटसाइड ऑफ विच इट कैनॉट क्रिएट एनी ऑर्डर्ड पेयर। तो जिन एलिमेंट्स में वो कनेक्शन लागू नहीं होता है, उन एलिमेंट्स के बीच में ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिलेशंस मैथ्स में क्या होता है। कंसीडर करिए कि दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, देन the Cartesian product of A and B is equal to A cross B। A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए, और ये किस तरह से डिफाइन होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स A and B इज फर्दर अ सेट। ये एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर आप सबको अभी मैंने बताया कि वो सारे के सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं ए और बी के एलिमेंट्स के। ओके, चलिए, अब जब मैंने ए क्रॉस बी लिखा है तो जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेगा, तो उन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स में पहला एलिमेंट ए का रहेगा और दूसरा एलिमेंट बी से रहेगा। ठीक है भाई, अब रिलेशन क्या होता है? अब रिलेशन क्या होता है, मान लीजिए ये दो सेट है ए और बी, 16, 25, 36 and 41। बी में हम रखते हैं 4, 5, -2, -4, -5,
7, 9। ये सारे के सारे एलिमेंट्स बी में है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स ए में है। ठीक है, अब जो पॉसिबल पेयर्स होंगे ए और बी के एलिमेंट्स का, उनका नंबर क्या होगा? यहां पे है 1 2 3 4, ए में 4 एलिमेंट्स है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना हो गया? 28, 4 into 7। लेकिन रिलेशन में ऐसा नहीं होगा, अभी हम देखेंगे। अब रिलेशन क्या होता है? अब मान लीजिए कि हमने एक रिलेशन बनाया। रिलेशन मीन्स आप यूं कहें कि एक तरह का रूल, एक तरह का नियम हमने बनाया। यहां पे मैथ्स में रिलेशन का मतलब होता है एक तरह का पर्टिकुलर कनेक्शन, ठीक है, इसीलिए उसको हम कहते हैं एक तरह का पर्टिकुलर रूल। ठीक है, हमने एक यहां पे नियम बनाया, वो ऐसा नियम है कि ए से बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ए से बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो इस पर्टिकुलर रिलेशन से कनेक्टेड होगा। यानी कि अगर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, या आर जो है एक पर्टिकुलर सेट है जो कि ए क्रॉस बी को ही दर्शा रहा है, इसीलिए मैंने ए क्रॉस बी लिखा है। अभी रिलेशन मत समझिए इसको, अभी मैं बस आपको समझा रहा हूं। आर एक पर्टिकुलर सेट है जो कि ए क्रॉस बी को ही दर्शा रहा है, लेकिन ये वाला ए क्रॉस बी नहीं है जिसमें कि पूरे के पूरे पॉसिबल पेयर्स हैं। यहां पे ये एक ऐसा सेट है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स तो हैं, बट वो ऑर्डर्ड पेयर्स कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, एक्स वाई such that x is equal to y square, x belongs to A, y belongs to B। ठीक है, इसका मतलब सेट्स आपको थोड़ा बहुत तो पता है। ठीक है, सेट्स में आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट ही समझना है। याद रखिए, आप मोटे मोटे किताब आते हैं ना जिसमें कि पूरा हर प्रॉपर्टी दुनिया भर का लेता, उसको रट के आप सेट्स को नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए मैंने सेट्स को आपसे कहा है कि एनसीईआरटी से पहले आप रीड करिए सेट्स को, उसके बाद आप इधर उधर किताब से मदद लीजिए, प्रॉब्लम्स बनाइए। यहाँ पे मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो देखिए, दैट विल बी सफिशियंट। ठीक है, सेट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट जानने जरूरी हैं। आप अगर बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेंगे ना सेट्स का, तो उसके बाद सेट्स में आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। जहां पे जिस चीज की सेट्स में जरूरत होगी वहां पे आप वो चीज कर लेंगे। और वहीं पे अगर पूरा आप सोचेंगे कि हम मास्टरी कर लें रट रट के, तो ऐसे नहीं होगा, फिर आप नहीं कर पाएंगे सेट्स। सेट इज दैट काइंड ऑफ अ चैप्टर, यू ओनली नीड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेट्स। चलिए, ये चीज तो पता होगा, ये इसका क्या मतलब है। अब यहां पे ये वाला कार्टेशियन प्रोडक्ट तो नहीं है तो आर ए क्रॉस बी के ही कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ पोर्शंस, लेकिन ये अजीब तरह से कनेक्टेड है, राइट। ये इस तरह से कनेक्टेड है कि अगर x कोई एलिमेंट a का है, ठीक है, और y कोई एलिमेंट b से है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर x और y उस तरह से उसी केस में संभव है जहां की x बराबर y स्क्वायर है। यानी कि b का एलिमेंट, b के किसी एलिमेंट को अगर हम स्क्वायर करें और हमें x का कोई एलिमेंट मिल जाए, दैट मीन्स वो वाला यहां पे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा। मतलब क्या, b इज इक्वल टू हमने 4 लिया और इसको स्क्वायर किया तो हमें मिल गया 16। b इज इक्वल टू -4 लिया, इसको भी हमने स्क्वायर किया, ये भी हो गया 16। अब 16 क्या a का कोई एलिमेंट है, यहां पे देख लो आप, a का एक एलिमेंट 16 है। यानी कि आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया, एक ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया आपका, बताइए मुझे। एक कहां से बताएंगे सही में, कैमरा से आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं, हो जाता है कभी कभी, आदत है क्लास में लेने की ना, तो हो जाता है। चलिए, यहां पे क्या हो गया, b से हमने 4 लिया और उसको स्क्वायर किया, या -4 लिया उसको स्क्वायर किया, तो हमें 16 मिला। और 16
एक एलिमेंट है ए में, और यहां पे इसी तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स को लेना है, यानी कि बी के उसी एलिमेंट को हम ले सकते हैं जिसको स्क्वायर करें तो ए का कोई एलिमेंट आ जाए। तो हमें क्या ऑर्डर्ड पेयर मिला? 16, 4 और 16 माइनस 4, ये दोनों। अब इसको आप 16 प्लस माइनस 4 नहीं लिखिएगा, याद रखिए ऑर्डर्ड पेयर्स इसी तरह से लिखा जाता है, सेट्स में एलिमेंट्स को इसी तरह से लिखा जाता है, राइट। प्लस और माइनस 4 है तो उसको प्लस माइनस 4 मत लिख दीजिए जब तक कि कोई सिंगलेटन सेट ना हो, मतलब आपको दो ही एलिमेंट ना हो कि हाँ भाई प्लस माइनस 4, चलो ऐसे दिखा देता हूं, दिखा सकते हैं बट ये स्टैंडर्ड नहीं है सेट्स में। सेट्स में आपको इस तरह से दिखाना चाहिए। चलिए भाई, तो ये हो गया एक पेयर। इसको हम लोग कैसे दर्शाएंगे? इसका मतलब है कि ये 16 जो है इस 4 से और इस माइनस 4 से रिलेटेड है इस फॉर्मूला से। क्या है? रिलेटेड है, एक इस रूल से ये बंधा हुआ है कि नहीं है? इसी रूल से तो ये बंधा हुआ है ना। यहां पे एक एरो दे देते हैं हम, ये दिखाने के लिए कि ए से बी में एक रिलेशन बन रहा है, राइट। ए से बी में एक पर्टिकुलर रिलेशन बन रहा है और इसीलिए ये ऑर्डर्ड पेयर आपको मिला। और कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर मिल सकते हैं और कौन कौन से रिलेशन बन सकते हैं? 25 का -5 से और 25 का 5 से, ठीक है। और कोई रिलेशन बन सकता है? नहीं भाई, और नहीं है। अगर यहाँ पे +-6 भी रहता है इसमें, यहाँ पे 6, यहाँ पे -6, तो ये 16 यहाँ पे -6 के साथ, और यही माफ करिएगा 36 -6 के साथ, और 36 6 के साथ ही एक रिलेशन यहाँ पे बना लेता, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हो रहे हैं, कौन कौन से मिले आपको ऑर्डर्ड पेयर्स? 25 5, 25 -5 और 36 6, 36 -6। अब यहां पे देखिए हो गया आपका अब यही क्या है? यही एक रिलेशन है इस सेट ए से बी के बीच में। अब रिलेशन देख सकते हैं कि आपका ए क्रॉस बी ही होता है, ए क्रॉस बी के अंदर का ही कुछ एलिमेंट होता है। अब ए क्रॉस बी के अंदर का एलिमेंट क्या होता है? ए क्रॉस बी के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होंगे, राइट। क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स है और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए एंड बी को ही दर्शाते हैं हम। तो ए और बी के बीच में जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में मौजूद हैं, अवेलेबल हैं। तो आर जो है ए क्रॉस बी के अंदर का ही कोई ऑर्डर्ड पेयर है, कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन है, लेकिन ये ऑर्डर्ड पेयर्स स्पेशल है। क्यों स्पेशल है भाई? बिकॉज दीज पर्टिकुलर ऑर्डर्ड पेयर्स आर अकॉर्डिंग टू a certain rule, and that particular rule is this: x is equal to y square for all x belongs to a, y belongs to b। ठीक है, यहां पे for all आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। इस तरह भी करिएगा तो एग्जामिनर समझ जाएगा, हर कोई समझ जाएगा, क्योंकि ये भी फॉर्म है उसको दर्शाने का। ठीक है भाई, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये क्या हो गया? यही एक रिलेशन हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो नॉर्मल ए क्रॉस बी के ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, ए क्रॉस बी के ऑर्डर्ड पेयर्स में, उन ऑर्डर्ड पेयर्स में 16 4, 16 5, इस तरह से देखिए 16 के साथ जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा कौन कौन सा बनेगा? 16 4, 16 5, 16 -2, 16 -4, 16 -5, 16 7, 16 9, 16 6 और 16 -6। ऐसे ही 25 के साथ बनेगा, ऐसे ही 36 और इन सारे एलिमेंट्स के साथ एक एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। ठीक है, 16 के साथ ही इतना बन गया और टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होगा 28 9 28 ही होगा ना। अब 28 नहीं होगा क्योंकि अब 2 एलिमेंट्स और जुड़ गए यहां पे, पहले 7 था अब हो गया 9, तो अब 36 हो जाएगा। 9 4 जा 36, यहां पे 4 एलिमेंट है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स 36 बनेगा।
लेकिन रिलेशन में जो देख रहे हैं, जो इस पर्टिकुलर रूल के तहत जो ऑर्डर पेयर बन रहा है वो कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 ही बन रहा है। आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो 16 4 है या 16 -4 है, ये A क्रॉस B के अंदर भी है। उसी तरह आप देखेंगे कि A क्रॉस B के अंदर 25 5 और 25 -5 भी रहेगा। उसी तरह A क्रॉस B के अंदर 36 6 और 36 -6 भी रहेगा। तो आपको ये पता चलता है, अब आपको यहां पे सबसेट याद करना होगा। कोई पर्टिकुलर सेट A किसी पर्टिकुलर सेट B का सबसेट होगा, यानी कि अ सेट A इज अ सबसेट ऑफ B if and only if all the elements of A are also the elements of B। ठीक है, B में और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन A के सारे एलिमेंट्स कम से कम B में तो होने ही चाहिए, तभी जाके A B का सबसेट होगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब है कि जो नॉर्मल कार्टेशियन प्रोडक्ट है A क्रॉस B का, तो इसमें जो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, और ये जो रिलेशन हमने बनाया A से B तक का, यानी कि इस रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स इस A क्रॉस जो नॉर्मल ऑर्डर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट है A क्रॉस B का, इसमें तो भाई अवेलेबल है। तो हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन क्या है, A क्रॉस B का सबसेट है। इसीलिए मैंने यहां पे नीचे A क्रॉस B लिखा। अब हम इसको डिफाइन करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, तो इससे हमें यह पता चलता है कि कोई भी रिलेशन किसी पर्टिकुलर सेट से किसी पर्टिकुलर सेट में उन दोनों सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। क्या होता है, सबसेट होता है। चलिए सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। इतना आप समझ गए होंगे, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई कंफ्यूजन होगा। नाउ लेट्स डिफाइन रिलेशंस। ठीक है, रिलेशंस। A relation from a non-empty set A to a non-empty set B is any subset। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, इसको मैं डिफाइन कंप्लीट करता हूं, बट अभी जो इससे पहले मैं आपको बता रहा था वहां से आपको एक चीज तो पता चल गया था कि R A क्रॉस B इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, वो जो रूल था x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, अगर कोई और रूल से भी हम दोनों को कनेक्ट करते हैं, एक ऐसा रिलेशन बनाते हैं जो किसी अदर रूल से कनेक्ट करवाता है A को B से, तो उस केस में भी जो रिलेशंस में ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स A क्रॉस B में अवेलेबल होते हैं। अगर इसमें कोई ऑर्डर्ड पेयर अवेलेबल नहीं है तो कोई रिलेशन इसका मतलब बन ही नहीं रहा है। ठीक है, इसीलिए अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A टू ए नॉन एम्प्टी सेट B इज एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B। And what is A cross B? A cross B is the Cartesian product of A cross B। चलिए इसको पूरा लिख देता हूं मैं, Cartesian product of A and B, any subset of the Cartesian product of A and B।
दैट इज ए क्रॉस बी। तो जो कोई रिलेशन होता है किसी सेट ए से किसी सेट बी में, वो क्या होता है, ए क्रॉस बी का कोई सबसेट हो सकता है वो। अब कोई सबसेट क्यों मैं कह रहा हूं कि हो सकता है, बिकॉज द रिलेशन इज डेफिनेटली कनेक्टेड बाय अ पर्टिकुलर रूल, अ पर्टिकुलर फॉर्मूला और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो वो एक रूल के तहत कनेक्टेड है, इसीलिए जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे रिलेशंस के अंदर, वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स ए क्रॉस बी के अंदर एटलीस्ट तो होंगे ही। सो एनी रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज therefore a subset of the Cartesian product of A and B। चलिए ठीक है, अब चलिए इसको और अभी डिफाइन करना है, थोड़ा इलेबोरेट करना है। ये तो हो गया। अब भाई ये रिलेशन आता कैसे है, ये जो सबसेट आता है ये आता कैसे है, उसको भी तो हम डिफाइन करेंगे ना कि हाँ एक रूल बनता है, रूल के तहत आता है, तो उसको भी कर लीजिए। Now the relation is formed, the relation is formed by making a particular, making a certain rule from the elements of A and the elements of B। ठीक है, चलिए भाई, मैथमेटिकली a relation R from a set, अब अ सेट कह रहा हूं तो ये नॉन एम्प्टी सेट है, ध्यान रहे, अ सेट A टू अ सेट B इज R is equal to x y such that x belongs to A। ठीक है, x belongs to A and y belongs to B। और यहां पे एक और चीज लिखना होगा, एक और चीज आपको यहां पे लिखना होगा, वो क्या, ये दिखाना होगा कि R जो है वो सबसेट होता है A क्रॉस B का। ठीक है, और ये चीज हम लोग कैसे दिखाएंगे, अब यहां तो यहां पे लिख दीजिए कि x and y are connected by a certain rule, a certain relation। नहीं तो इसको आप दिखा सकते हैं and R is the subset of A क्रॉस B। याद रहे, R is the subset of A क्रॉस B। अब यहां पे हमने A क्रॉस B को भी इसी तरह से दर्शाया है, मतलब A क्रॉस B जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था ये वाला, इसको भी इसी तरह से दर्शाया था। लेकिन याद रहे कि वहां पे ये चीज ऐड नहीं था, यहां पे ये एक एक्स्ट्रा ऐड है कि ये तो होना चाहिए लेकिन R A क्रॉस B का सबसेट होना चाहिए कोई, उसी तरह से ये कनेक्टेड होना चाहिए, किसी ना किसी सर्टेन रूल से, किसी ना किसी सर्टेन फॉर्मूला से कुछ ना कुछ कनेक्शन होना चाहिए, तभी ये ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई बनेंगे आर के अंदर के, अदरवाइज नहीं बनेंगे। सो दिस इज कॉल्ड अ रिलेशन। तो याद रहे कि अ रिलेशन इज ऑलवेज अ रिलेशन फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेट टू अनदर सेट इज एनी सबसेट और कैन बी एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी।
ठीक है, कोई भी सबसेट हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि किस रूल के तहत कनेक्ट करवाया गया है ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, सो दिस इज रिलेशन। आप आगे देखेंगे कि फंक्शन भी इसी का एक टाइप होता है। चलिए, अब जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था, उसी एग्जांपल को आप लिख लीजिए कि ए के अंदर जो जो एलिमेंट मैंने लिखा था 25, 16 और ये सब, बी के अंदर कुछ एलिमेंट लिखा था, तो यहाँ पे नीचे 4 एग्जाम्पल देखे उस तरह लिख लीजिए। और रिलेशन को मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में, रिलेशन को याद रखिए रोस्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब रिलेशंस अब क्या है तो एक सेट भाई, है तो एक तरह का सेट, और सेट को हमेशा हम रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन रिलेशन को एक और तरीका है लिखने का, एरो डायग्राम, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बना के दिखाया, वो एरो डायग्राम है। फंक्शंस में उसको बहुत आप देखेंगे। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, पहले इसको पूरा करिए, समझिए। कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे से पूछिएगा, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। कुछ दिनों में लाइव क्लासेस शुरू करूंगा तो वहाँ पे आप लाइव पूछ सकते हैं। अब लाइव क्लासेस भी शुरू करूंगा तो ज़्यादा मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है कि मैं ऐसे करके पूरा एकदम चैट देखते रहूं। ठीक है, एक छोटा सा लैपटॉप है मेरे पास, उसी को रखूंगा, कुछ नज़र आ गया तो देख लूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इरेज करूं? ये रिलेशन मैंने टॉपिक मिटा दिया है, आप मत मिटाइएगा। मतलब आप ये मत समझिएगा कि अब अभी दूसरा टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। वी आर स्टिल इन रिलेशंस। चलिए, अब जैसा कि मैंने कहा कि रिलेशंस है तो एक सेट, और किसी भी सेट को हम लोग रोस्टर फॉर्म से और सेट बिल्डर फॉर्म से तो दर्शा सकते हैं, लेकिन रिलेशंस को एक तीसरा भी तरीका होता है दर्शाने का, एरो डायग्राम्स। ठीक है, एरो डायग्राम्स में हम क्या करते हैं, एरो डायग्राम्स टू रिप्रेजेंट रिलेशंस। कैसे करेंगे? मान लीजिए ये एक सेट है और ये एक सेट बी है, ये ए है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी। कोई कनेक्शन बन रहा है एक्स का इसके साथ, एक्स का इसके साथ, वाई का इसके साथ, जेड का इसके साथ। तो ये इस तरह से हम लोग एरो से इस कनेक्शन को दर्शाते हैं। अभी आपने देखा कि ए में 25 था और बी में ±5 था, तो कैसे कनेक्शन बन रहा था, और वो कनेक्शन किस फॉर्मूला से बन रहा था, x = y² से, वेयर x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो यहाँ भी कोई ना कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला होगा जिसके तहत ये हो रहा होगा, और उसको हम लोगों ने इस एरो डायग्राम से दर्शाया है। सो दिस इज एरो डायग्राम। बाकी रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म आपको पता ही है। जैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को दिखा रहे थे सारे पेयर्स को, उस तरह से आप रोस्टर फॉर्म में दिखाइए या सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाइए। ठीक है, अगर इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स है अंदर तो डेफिनेटली उसको सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर थोड़े से एलिमेंट्स हैं तो उसको आप रोस्टर फॉर्म में दिखा दीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं डोमेन, रेंज, इमेज और को डोमेन ऑफ अ रिलेशंस पे, ऑफ अ रिलेशन पे। ठीक है, रिलेशन आपने समझ लिया क्या होता है। अब कभी भी रिलेशन को मैं दिखाऊंगा तो मैं बार बार ये नहीं कहूंगा कि R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, क्योंकि वो हमेशा होता है। रिलेशंस को एक नॉर्मल सेट बिल्डर फॉर्म से मैं दर्शाऊंगा और आपको बता दूंगा कि ये रिलेशन है। चलिए, सपोज R इज ए रिलेशन फ्रॉम a set A to a set B
such that R is equal to x, y, such that x belongs to A, y belongs to B and R is the subset of A cross B। ठीक है, इस तरह से दर्शा सकते हैं। चलिए मान लीजिए कि ये रिलेशंस इस तरह से है, ये A है, ये B है, ठीक है। अब यहां पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इसमें सारे के सारे x हैं, इसमें सारे के सारे y हैं, x y कुछ भी आप रख सकते हैं। अगर कोई रिलेशन बन रहा है, कोई रिलेशन बन रहा है, तो इस केस में अगर a के किसी एलिमेंट x से b के किसी, इसको स्मॉल x कर देता हूं मैं ताकि आपको ये दिखे, a के किसी एलिमेंट x का b के किसी एलिमेंट y के साथ एक पर्टिकुलर रिलेशन बन रहा है, यानी कि ये एक पर्टिकुलर फॉर्मूला के तहत या किसी मैथमेटिकल कनेक्शन के तहत कनेक्ट है, तो इस केस में हम कहेंगे y is called the image of x। ठीक है, y is called the image of x domain of R। ये क्या होता है? All the elements of the set A, all the elements of the set A, इसको अभी मैं पेयर से भी समझाऊंगा, ये एक मैं एरो डायग्राम से रफली आपको स्केच बता रहा हूं इसका, अभी मैं पेयर बना के भी दिखाऊंगा। डोमेन ऑफ R इज इक्वल टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट A which are connected to some elements of the set P। तो डोमेन क्या हो जाएगा किसी रिलेशन R का? इस केस में A के वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो B के किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्टेड है, ठीक है। रेंज ऑफ R, अब रेंज क्या हो जाएगा भाई R का? all the images of every element of X which are connected to the elements of B are called the range of R। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि all the elements of B which are the image of उसके बाद of के बाद some elements of A are called the range of R, रेंज ऑफ द रिलेशन R। ठीक है, अब एक कोडोमेन भी होता है। कोडोमेन क्या होता है कि B के अंदर जितने के सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स कोडोमेन होते हैं इस रिलेशन R के। अब चलिए इसको पेयर के फॉर्म में मैं आपको समझाऊं कि क्या होता है भाई डोमेन, रेंज, इमेज या फिर कोडोमेन किसी रिलेशन का। चलिए यहां से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि एरो डायग्राम में कैसे होता है। चलिए और क्लियर हो जाएगा, ये चिंता मत करिए। डोमेन, रेंज, ये सुना वर्ड लग रहा होगा ना, बहुत बच्चों को ये तंग करता है, लेकिन तंग नहीं होता है, होना है, इजी है ये। ठीक है,
अब किसी रिलेशन को कि इस तरह से भी दर्शाते हैं, ये तो है। एक चीज और है कि देयर इज अनदर वे अकॉर्डिंग टू विच वी रिप्रेजेंट अ रिलेशन। अब यहां पे आपने देखा कि हियर xy बिलोंग्स टू ए, xy R के अंदर ही है, ठीक है ना। तो इट कैन बी रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज ए आर, माफ करिएगा, एक्स आर वाई। कैसे लिखेंगे? एक्स आर वाई, एक्स मेक्स द रिलेशन विथ वाई, इस तरह से भी लिखा जाता है रिलेशन को। मान लीजिए कि आर के अंदर 1 2 2 3 ये दो एलिमेंट्स हैं, ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं एलिमेंट के फॉर्म में, तो इसको लिख सकते हैं 1 R2 2 R3, इस तरह से भी दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिए बिलोंगिंग के लिए है कि इस तरह से x मेक्स द रिलेशन टू y, 1 मेक्स द रिलेशन विथ 2। इसका मतलब है A से B के तरफ हो रहा है, मतलब जो पहला एलिमेंट है वो A में है और ये जो सेकेंड एलिमेंट में 3 या 2 ये B में है, ठीक है ना। तो जो भी आपके पास जिस किसी सेट से रिलेशन क्रिएट किया जा रहा है, जैसे कि R इज द रिलेशन फ्रॉम A टू B, अगर R इज द रिलेशन फ्रॉम B टू A तो उस केस में 1 या 2 किस सेट के अंदर के एलिमेंट्स होंगे? B के एलिमेंट्स होंगे। तो इसीलिए इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, यही दर्शाने के लिए कि पहला वाला सेट कौन है, दूसरा वाला सेट कौन है। सो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए, ये आपने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने डोमेन रेंज और कोडोमेन पे, ठीक है। चलिए, देयरफॉर इसके बाद एरो डायग्राम से आपने लिख लिया, अब इससे भी समझ लीजिए। देयरफॉर इन दिस केस y is the image of x। y क्या है? x का इमेज है, फंक्शन में इसका काम पड़ेगा बहुत ज्यादा। y is the image of x, डेफिनेटली x y कोई भी ऑर्डर्ड पेयर हो सकता है, ठीक है। सो अगर मान लीजिए कि x y के जगह कोई ऑर्डर्ड पेयर है आपका 1 और 2, तो 2 इज द इमेज ऑफ 1, मतलब सेकेंड एलिमेंट जो है पहले एलिमेंट का क्या होता है? इमेज होता है, ठीक है। जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं उसमें जो दूसरा वाला एलिमेंट होता है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर्ड पेयर का, वो पहले वाले ऑर्डर्ड पेयर का इमेज होता है रिलेशन के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोमेन ऑफ आर, फिर से जानबूझ के लिखवा रहा हूं ताकि इस तरह से भी आप समझ सके पेयरिंग में कि किस तरह से ऑर्डर्ड पेयर्स में इसको डिफाइन करते हैं। अब चलिए, all the first elements of the ordered pairs in R is called the domain of R। R क्या है? रिलेशन है A से B तक, ठीक है। अब एरो डायग्राम से भी वही मैंने बताया, A B X Y, एरो डायग्राम से भी मैंने यही चीज बताया कि A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जो कि B के किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्टेड हैं, यानी कि रिलेशन बना रहे हैं, तो A के अंदर उन सारे के सारे एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? डोमेन ऑफ द रिलेशन R। यहां भी वही बात हो रहा है। अब जितने भी R के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे यानी कि X, वो सारे के सारे मिलके जो पर्टिकुलर सेट बनाएंगे, उसी पूरे के पूरे सेट को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? डोमेन ऑफ द रिलेशन R।
ठीक है, तो डोमेन हमेशा इस पर्टिकुलर पहले वाले सेट से हम लेते हैं। चलिए, इसीलिए एरो डायग्राम से भी बता दिया है मैंने, इससे भी बता दिया है। चलिए भाई, रेंज ऑफ आर, आसान भाषा में ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन आर आर कॉल्ड, यहां भी आर कर लीजिए, आर कॉल्ड द रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर, कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ आर। बी के अंदर जितने के एलिमेंट्स होते हैं, मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स इन बी, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी is called codomain, is called codomain of R, R। चलिए इसको कलेक्टिव नाउन बना के और इज कर देता हूं, इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ आर। अब याद रहे, जब रिलेशन ए से बी के तरफ हो रहा है तो जो दूसरा वाला सेट है जिसके साथ रिलेशन बन रहा है, तो उसके अंदर के सारे एलिमेंट्स आर के कोडोमेन कहलाते हैं। अब याद रखिए, सारे के सारे एलिमेंट्स मतलब बी के अंदर वो भी एलिमेंट हो सकता है जो कि किसी भी फॉर्म में ए के एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं हो, लेकिन वो एलिमेंट भी कोडोमेन के अंदर आएगा। तो याद रहे कि चूंकि रेंज क्या है, रेंज है सारे ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट, और सेकेंड एलिमेंट किससे लिया गया है, बी से। सेकेंड एलिमेंट सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट बी से ही तो लिया गया है ना, यानी कि रेंज सेट, जितने भी रेंज, जो रेंज क्या है, रेंज एक तरह का सेट है, और रेंज में जो एलिमेंट्स हैं वो सेट बी के अंदर से ही लिए गए हैं। अब यहां पे वो एलिमेंट्स लिए गए हैं जो ए के किसी ना किसी एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड हैं, उन्हीं को रेंज के फॉर्म में हमने लिया है। लेकिन रेंज के जो एलिमेंट्स हैं तो वो बेसिकली बी के एलिमेंट्स से ही हमने लिया है उन सारे के सारों को। इसीलिए जो रेंज होता है उसके रेंज, मान लीजिए रेंज के अंदर आपका रेंज आर का एक पर्टिकुलर सेट आएगा, उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, राइट। अब ये सारे के सारे एलिमेंट्स सेट बी में होंगे, और कोडोमेन में सेट बी के सारे एलिमेंट्स हैं जो कि ए के किसी एलिमेंट से रिलेटेड हैं भी और ए के किसी एलिमेंट से रिलेटेड हैं नहीं भी। तो जो है रिलेटेड वो भी इंक्लूडेड है बी में, जो नहीं है वो भी इंक्लूडेड है बी में। तो रेंज इसीलिए बी का क्या होगा, सबसेट होगा। दैट इज रेंज इज द सबसेट ऑफ द कोडोमेन बी। नोट कर लीजिए, नोट रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन हमेशा। चलिए, because again I am telling you, explaining you why range is the subset of codomain, because all the elements in range is also the element in B, and B contains also those elements which are not connected to any elements of A as well. Hence range is the subset of the set B, that is range is the subset of the codomain, because B, set B is basically the codomain, and therefore range is the subset of codomain। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब थोड़ा नंबर ऑफ रिलेशंस के बारे में जान लेते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो सकते हैं। अब आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स पढ़ा है ना, बताया है मैंने पिछले क्लास में कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने हो सकते हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। अब चूंकि रेंज है तो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ही, रेंज के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स ही एलिमेंट्स के फॉर्म में होते हैं, तो उनका भी एक पर्टिकुलर नंबर होता है। तो पॉसिबल, अब रेंज पावर सेट याद करिए, जब आप पावर सेट याद करेंगे तो वहां पे क्या था कि कोई सेट ई है तो ई का पावर सेट, वो सारे के सारे सेट होते थे पावर सेट के अंदर एलिमेंट के फॉर्म में, जो कि ई के सबसेट्स होते थे और उनका एक नंबर होता था, काउंटिंग होता था उनका 2 टू द पावर n, जहां की n क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ई। चलिए दिखाता हूं आपको, पावर सेट याद करिए, पावर सेट आपको याद करना होगा, तभी जाके ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाला कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। वैसे चलिए याद आ जाएगा आपको। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस। अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए रिलेशन, ठीक है। चलिए सपोज R is a relation from A to B, where NA is equal to P and NB is equal to Q, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए P है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B Q है। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स इन A क्रॉस B कितना होता है, P इंटू Q। अब पावर सेट याद करिए, पावर सेट में क्या था कि अगर E कोई सेट है A और B मान लीजिए, तो E के पॉसिबल सबसेट क्या क्या हो जाएंगे, यहां से याद करिए। A, ये एक सेट बना रहा हूं जिसमें कि वो सारे के सारे सेट एलिमेंट के फॉर्म में हैं इस सेट के अंदर, बड़े वाले सेट के अंदर, जो कि E के सबसेट्स हो सकते हैं। A E का सबसेट हो सकता है, B E का सबसेट हो सकता है, एम्प्टी सेट भी E का सबसेट हो सकता है, राइट। और A और B भी E का सबसेट हो सकता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं, 4 हैं। तो पावर सेट यही तो होता है ना, पावर सेट ऑफ E यानी कि ऑल द सबसेट्स ऑफ E, इसको हम लोग बीटा इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते थे। E इज इक्वल टू ए बी है तो यहां लिख दीजिए ए बी। पावर सबसेट क्या होता था, क्या होता था, 2 टू द पावर n, जहां की n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां 2 है, तो ऑल द सबसेट्स ऑफ E कितना होना चाहिए, 2 टू द पावर 2, 4 आया है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां 3 होता, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन E कितना होता, यानी कि पावर सेट ऑफ E कितना हो जाता, 2 टू द पावर, नंबर ऑफ पावर सेट्स ऑफ E कितना होता, 2 टू द पावर 3, यानी कि 8। चलिए उसी तरह याद रखिए कि रिलेशंस क्या होता है भाई,
रिलेशन इज एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब पावर सेट में भी ई के सबसेट्स ही पूछे जाते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं पूछे जाते थे कि भाई कि ई के अंदर कितने एलिमेंट्स है, वो तो 2 है। नंबर ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ई पूछा जाता था। यहां चूंकि आर जो है, आर क्या है, आर एक रिलेशन है, और ये जो रिलेशन होता है वो कोई भी ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट हो सकता है। तो यहां पे सबसेट की बात हो रही है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई द नंबर ऑफ or the total number of possible relations from A to B is इसलिए the total number of possible relations from A to B is equal to 2 to the power PQ, 2 to the power PQ। क्यों भाई P क्यों? पी क्यू क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, जो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो यहाँ पे पी इंटू क्यू है, तो यहाँ पे n के जगह p इंटू क्यू है, सो दैट्स द रीजन वाई। ठीक है, तो इतने सारे रिलेशंस हो जाएंगे। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि इफ a इज इक्वल टू 1 2 एंड b इज इक्वल टू a b c, ये अलग अलग 3 एलिमेंट हैं, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b। क्या हो जाएगा भाई, a टू b, यानी कि a क्रॉस b के जितने सारे सबसेट्स हैं। रिलेशन क्या होता है, a क्रॉस b का सबसेट। तो यहां पे पूछा जा रहा है कि a क्रॉस b के जितने सारे सबसेट्स हैं वो सारे के सारे सबसेट्स का नंबर बताइए। क्या हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड नंबर, कितना हो जाएगा, a के अंदर कितने एलिमेंट है 2, b के अंदर कितने एलिमेंट है 3। नंबर ऑफ रिलेशंस कितना होता है, नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू 2 टू द पावर p q। p की जगह कितना है 2, a में जितने एलिमेंट्स हैं 1 2 2 एलिमेंट्स है, b के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो 3 यानी कि 2 टू द पावर 6, जो भी आंसर आए 64। ठीक है, 2 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 64 हो जाता है, आप लिख लीजिएगा। तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ordered pairs which are the subsets of or the possible subsets of the Cartesian product A cross B। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम भी देख लूं जरा। चलिए चलिए कोई दिक्कत हो तो मेरे से दोबारा पूछिए आप। चलिए अब जरा देख लूं आपको और क्या क्या मुझे बताना है। चलिए डोमेन कोडोमेन ये सब हो गया, एरो डायग्राम आपको मैंने बता दिया है। चलिए कुछ टाइप्स हैं रिलेशंस के, उनको भी मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, कुछ रिलेशंस के टाइप हैं उनको पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे करते हैं। चलिए classification of relations। सबसे पहला होता है एक empty relation।
अब आपको पता है कि रिलेशन में हमेशा एलिमेंट्स क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। एक सेट से दूसरे सेट के तरफ एलिमेंट रिलेटेड होते हैं, किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी मैथमेटिकल कनेक्शन के द्वारा वो रिलेटेड होते हैं। A relation is said to be empty if no elements are related. No elements are related. और इसको हमेशा इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि रिलेशन है तो एक सेट, सेट के अंदर का एलिमेंट कुछ नहीं, यानी कि फाई एम्प्टी सेट आएगा ये। ठीक है, इस तरह से भी रिप्रेजेंट करिए, इट्स अप टू यू। दूसरा, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या है भाई? आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? इफ, अच्छा एक चीज और थोड़ा सा मैं आपको पहले बता दूं कि अभी अभी थोड़ी देर पहले या आज के क्लास में शुरू से ही हम ये कह रहे हैं कि रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी हम कह रहे हैं। याद रखिए कि जरूरी नहीं है कि ए और बी अलग अलग सेट हो। ए एक सिंगल सेट है, वहां भी हम लोग रिलेशन ए टू ए, यानी कि रिलेशन फ्रॉम द सेट ए टू द सेम सेट ए, ठीक है, ये भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको पहले थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर आइडेंटिटी सेट के तरफ आगे बढ़ते हैं। A relation from a set A to A is called a relation on A। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इसका यूज है आगे जाके फंक्शंस में। अभी हम लोग जो भी क्लासिफिकेशन में डिफाइन करेंगे उसमें इसी का यूज है, इसी को यूज हम लोग आधार बना के उसको डिफाइन करेंगे सारे के सारे को। सो अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट ए इज कॉल्ड अ रिलेशन ऑन ए, यानी कि एक ही सेट है, हम उसी में रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये भी ए, ये भी ए। अब इसके एक एलिमेंट से इसके एक एलिमेंट को हम किसी फॉर्मूला, किसी मैथमेटिकल कनेक्शन से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड रिलेशन ऑन ए। चलिए, समझ गए होंगे, आगे चलते हैं और इसको क्लासिफाई करते हैं। दूसरा, आइडेंटिटी रिलेशन। A relation on a set A, मतलब A to A, is called identity relation if every element is related to itself। हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो, मतलब ये ए है, ये भी ए है, ए के अंदर मान लीजिए ए और बी है, यहां भी ए और बी है। हर एक एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड हो, दूसरे किसी ए से रिलेटेड हो, बी से रिलेटेड हो। इसलिए आर जो आएगा आपका वो क्या आएगा? अब याद रहे, ए क्रॉस ए जो पॉसिबल पेयर आएगा वो क्या आएगा भाई? पॉसिबल पेयर आपका कितना आएगा? यहाँ पे 4 आ जाएगा, ए बी, बी ए, बी बी, ऐसे करके 4 आ जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है।
लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है कि ए के हर एक एलिमेंट को ए के उसी एलिमेंट से रिलेट करेगा, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, ए बी बी, ठीक है। इसके ऊपर लिख लीजिएगा कि इफ ए इज इक्वल टू ए बी देन आर इज इक्वल टू दिस, यहां पे और लिख लीजिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। यही दोनों एलिमेंट्स होंगे। अगर ए बराबर, ए एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ए और बी नाम के दो एलिमेंट्स हैं, जैसा कि यहां पे पता चल रहा है, तो जो रिलेशन बनेगा ए टू ए, यानी कि रिलेशन ऑन ए इज इक्वल टू दिस, यही आएंगे एलिमेंट्स में, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन, मतलब सिर्फ सेल्फ पेयर्स अवेलेबल हो। सेल्फ पेयर्स मतलब लिख लीजिए, दिस contains only the self pairs, सिर्फ सेल्फ पेयर्स ए बी बी, अगर इसके अंदर एक और एलिमेंट रहता तो सी, और वो सारे के सारे सेल्फ पेयर्स अवेलेबल होने चाहिए। इसमें लिखा हुआ है यहां पे, इफ एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, या ऐसे भी लिख लीजिए, इफ एवरी एलिमेंट इन ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। चलिए आज का क्लास यहीं पे खत्म कर दिया जाए, मन नहीं कर रहा मेरा भी आज। मैंने सोचा था पूरा क्लासिफिकेशन एटलीस्ट करवा दूंगा आज, लेकिन डिटेल में करवाने के चक्कर में ना थोड़ा सा टाइम बीत जा रहा है, काफ़ी 1 घंटे से ऊपर हो गया है मुझे लग रहा है। तो आज के क्लास को यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, और फंक्शंस क्या होता है। इन सभी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन करवा दूँ। मन तो नहीं कर रहा मेरा भी करवाने का, और मन जब नहीं करे ना तो ठीक से फिर नहीं हो पाएगा। आज रहने देते हैं यहीं तक क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको ख़त्म करवा देंगे। चलिए इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू, सी यू टुमारो। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे ये लेक्चर्स तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अगर हो सके तो, संभव हो तो। और जो भी बच्चे देख रहे हैं अगर अच्छा लगे तो एटलीस्ट लाइक कर दीजिए, 1-2 कमेंट कर दीजिए, या अच्छा नहीं लगे तो डेफिनेटली आपको पता है आपको डिसलाइक करना है तो वो भी कर दीजिए। चलिए कल हम लोग फिर मिलते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आसान है सब, जो सिमेट्रिक रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, एंटी सिमेट्रिक है, सब आसान है। जैसे कि रिफ्लेक्सिव में हम लोग देखेंगे कि जितने भी ये सेल्फ पेयर्स हैं ये तो मस्ट है, ये तो उसमें एग्जिस्ट करेंगे ही, बाकी और भी पेयर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं उस तरह के रिलेशन में। उसी तरह सिमेट्रिक पेयर के अंदर देखेंगे कि किस तरह से सिमेट्रिकली रिलेशन बनता है बाई डायरेक्शनल करके। तो ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि उसमें समझाना पड़ेगा और जब समझाते समझाते थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चला जाएगा, और अभी चूँकि मैं भी थक गया हूँ तो आज यहीं तक रहने देते हैं। 1 घंटा से ऊपर हो गया है और काफ़ी रात भी हो गई है। सो अगेन थैंक यू, सी यू टुमारो।